गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, हम पढ़ रहे थे भैया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान भैया जी, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि भैया कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत के तथ्य क्या क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। इसके बाद में साथियों हमने बात की थी आधुनिक कोशिका सिद्धांत की। और दोस्तों फाइनली हमने बात की थी कि भैया कौन कौन कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। अगर भैया आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि भैया आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। दोस्तों वो सभी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। देखिए भैया, अब स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। दोस्तों आपकी जो कोशिका है, सेल अर्थात कोशिका, इस कोशिका को साथियों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? देखिए, एक भाग है साथियों प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और भैया दूसरी आपकी कोशिका है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका। क्या मैंने आपको कुछ बताया, आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपसे सिर्फ अब तक ये कहा कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है साथियों यूकैरियोटिक कोशिका। अब मैं जो आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको वो पढ़ना है। देखिए भैया, कोई ऐसा जीव जिसका निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है, उस जीव को क्या कहा जाता है साथियों? उस जीव को कहा जाता है साथियों प्रोकैरियोटस। कुछ बात आपको समझ में आई? मैंने ये कहा कि कोई ऐसा जीव जिसका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुआ है, उस जीव को क्या कहा जाता है साथियों? उस जीव को कहा जाता है प्रोकैरियोटस। बात क्लियर है यहां तक? अब इस तरफ देखिए, ऐसा जीव जिसका निर्माण यूकैरियोटिक सेल से हुआ हो, उस जीव को क्या कहा जाता है साथियों? उस जीव को कहा जाता है साथियों यूकैरियोटस। क्या आपको कुछ कहानी समझ में आई नहीं आई? साथियों जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो साथियों आपको ये दो शब्द काम आने वाले हैं, एक है प्रोकैरियोटस और एक है साथियों यूकैरियोटस। अब भैया प्रोकैरियोटस क्या होता है और यूकैरियोटस क्या होता है वो देखिए। कोई ऐसा जीव जिसका निर्माण इस प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुआ हो, वो जीव क्या कहलाता है?
प्रोकैरियोट्स। और कोई ऐसा जीव जिसका निर्माण यूकैरियोटिक सेल से हुआ है, यूकैरियोटिक कोशिका से हुआ है, उस जीव को कहा जाता है भैया यूकैरियोट्स। यहां तक बात कंप्लीट है। अब देखिए साथियों, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा प्रो। इस प्रो का मतलब क्या होता है साथियों, वो देखिए। इस प्रो का मतलब क्या होता है? तो साथियों प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है साथियों प्राचीन, यानी कि पुराना। इस कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो साथियों कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है साथियों? न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। ये बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन या फिर पुराना, और साथियों कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। यहां पर इस यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है साथियों न्यू। न्यू का मतलब नया। और भैया कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो कैरियोटिक का मतलब होता है साथियों केंद्रक। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। मैंने आपसे कहा कि भैया जो प्रो है, इस प्रो का मतलब होता है साथियों प्रिमिटिव, और इस प्रिमिटिव का मतलब होता है साथियों प्राचीन या फिर पुराना, और साथियों कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। यू का मतलब होता है साथियों न्यू यानी कि नया, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। अब ये पुराना केंद्रक और ये नया केंद्रक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझना। ये भैया कोशिका है। ये क्या है? ये आपकी सेल है। इस सेल में दोस्तों, इस सेल के बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृष्ठीय जालिका, लाइसोसोम, गोल्गी काई, राइबोसोम, केंद्रक। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं जिन्हें बोला जाता है कोशिकांग। दोस्तों कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है भैया केंद्रक। वो क्या होता है भैया? वो होता है केंद्रक। ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने ये कहा कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो होता है भैया केंद्रक। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी, इस कोशिका में भैया जो केंद्रक होगा वो भैया अविकसित होगा। इस अविकसित का मतलब क्या है? यानी कि इसमें जो केंद्रक होगा साथियों वो विकसित नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से बना हुआ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं दूसरी तरफ देखूं यूकैरियोटिक कोशिका में, तो भैया इसमें जो केंद्रक होता है, इसमें जो केंद्रक होता है वो साथियों पूर्णतः विकसित होता है, पूर्णतः बना हुआ होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये कहा साथियों कि ये आपकी कोशिका है, और कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है यानी कि कोशिकांग, वो भैया कौन है? केंद्रक है। इसमें जो केंद्रक होता है साथियों वो अविकसित होता है, यानी कि पूर्णतः बना हुआ नहीं होता। लेकिन साथियों यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें जो केंद्रक होता है भैया वो विकसित होता है, पूर्णतः बना हुआ होता है। ये इसका पहला अंतर है भैया। बात आपको समझ में आ गई? पहला अंतर आपको समझ में आया, इसमें केंद्रक अविकसित होता है और इसमें साथियों केंद्रक विकसित होता है। अब दूसरा अंतर देखिए भैया, ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के ऊपर साथियों एक झिल्ली लगी हुई होती है जो कि इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है। साथियों इसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। इसे क्या कहा जाता है? इसे भैया केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। तो भैया इसमें जो केंद्रक झिल्ली होगी, इसमें जो साथियों केंद्रक झिल्ली होगी वो भैया केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। इस प्रकार के कोशिका में साथियों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें जो केंद्रक झिल्ली होगी साथियों वो अनुपस्थित होगी। कहने का मतलब होगी ही नहीं केंद्रक के ऊपर झिल्ली, और अगर होगी भी दोस्तों तो भैया वो क्षतिग्रस्त होगी।
वो भैया क्षतिग्रस्त होगी। लेकिन भैया इस तरफ देखा जाए तो जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है, यूकेरियोटिक कोशिका में देखा जाए साथियों, तो जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है, वो केंद्रक की झिल्ली साथियों पूर्णतः उपस्थित होती है, पूर्णतः उपस्थित होती है। ये भैया इसका दूसरा अंतर है। अब ये बताओ आपको ये दो अंतर समझ में आए या नहीं आए? सबसे पहले ये बताओ, अगर आ गए हो तो ये बताओ, और नहीं आए हो तो ये बताओ। देखिए एक बार और रिवीजन करवाता हूं दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि कोशिका के दो प्रकार है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकेरियोटिक कोशिका। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले ये बताया कि कोई ऐसा जीव जिसका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटस कहा जाता है। और ऐसा जीव जिसका निर्माण यूकेरियोटिक कोशिका से हुआ है, उन्हें कहा जाता है यूकेरियोटस। दोस्तों ये शब्द आपको जब आप एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको अभी से ही रिवीजन करवा रहा हूं। यहां तक बात क्लियर है? देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में साथियों जो प्रो शब्द है, इस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन, और दोस्तों कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि इस प्रकार की जो कोशिका होगी साथियों, इसमें पुराना केंद्रक पाया जाता है, प्राचीन केंद्रक पाया जाता है, जिसके दोस्तों ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि इसमें केंद्रक अविकसित होता है, पूर्णतः बना हुआ नहीं होता। इसमें जो केंद्रक की झिल्ली होती है साथियों वो अनुपस्थित होती है, क्षतिग्रस्त होती है। इसमें नया केंद्रक है, एकदम सब कुछ क्लियर होगा साथियों। इसमें जो केंद्रक होगा वो पूर्णतः विकसित होगा, जो केंद्रक की झिल्ली होगी साथियों वो भी उपस्थित होगी, लेकिन इसमें अनुपस्थित नहीं थी, और अगर थी भी तो भैया वो क्षतिग्रस्त होगी। तो ये अंतर आपको समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले आपसे मैं ये कहूंगा कि भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम इसके उदाहरण समझते हैं। ये किस किस जीवों में तो भैया ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और किन किन जीवों में भैया ये यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम आगे चलते हैं। मिटा दूं मैं? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात आपको समझ में आ गई? आपको हम अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यार फैमिली को बड़ा करो, कोई वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करो यार। अब देखिए भैया हम इनके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण, तो दोस्तों इसका उदाहरण आता है बैक्टीरिया, जीवाणु। दोस्तों जो जीवाणु होता है, जीवाणु में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है साथियों? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसमें साथियों जो केंद्रक होगा वो केंद्रक भैया अविकसित होगा, पूर्णतः बना हुआ नहीं होगा। और साथियों इसमें जो केंद्रक की झिल्ली होगी वो भैया अनुपस्थित होगी, अगर होगी भी भैया तो वो बीच में से टूटी हुई होगी, क्षतिग्रस्त होगी, जिससे साथियों इसके केंद्रक को सुरक्षा नहीं मिल पाती। तो भैया एक जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। इसके अलावा साथियों और क्या पूछा जाता है आपसे इसके एग्जाम्पल में? आपने नाम सुन रखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है साथियों BGA, नीले हरे शैवाल। ये भी भैया किसके उदाहरण है? ये भी भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, नीले हरे शैवाल शैवाल नहीं है, ये भैया बैक्टीरिया है। और किस प्रकार के बैक्टीरिया है? वो है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। इन्हें कहा जाता है साथियों साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है भैया। इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? इन्हें भैया साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या बात आपको समझ में आई क्या? साइनोबैक्टीरिया में दोस्तों हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जिससे साथियों ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये क्या करता है साथियों? स्वयं अपना भोजन बनाता है।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि नीले हरे शैवाल क्या है, तो भैया ये एक साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ही एक प्रकार है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीले हरे शैवाल और दोस्तों जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, ये किसके उदाहरण है? ये भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार में यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा सजीव आया था, तो भैया इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो सजीव आए थे वो भैया नीले हरे शैवाल ही आए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी ही आए थे। तो पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले सजीव। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा सजीव आया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल आए थे। ये नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया दोस्तों दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई साथियों। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है बीजीए, और दोस्तों इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसमें साथियों हरितलवक पाया जाता है इस नीले हरे शैवालों में, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। अगर आ गई है साथियों तो हम इधर देख लेते हैं इनके उदाहरण क्या क्या है। तो भैया इनके उदाहरण है जितने भी पादप है, प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, वो सभी में दोस्तों जो कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा साथियों जंतु में जो कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और साथियों इसके अलावा हम बात करें भैया तो जो कवक है, उन कवकों में साथियों जो कोशिका पाई जाती है वो भी भैया यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। साथियों जो शैवाल है, उन शैवालों में जो कोशिका पाई जाती है साथियों, उन शैवालों में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जंतु जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, हम ये सभी जंतु में आते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं साथियों वो सभी पादप में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। कवक, मशरूम का नाम सुना है आपने? तो मशरूम साथियों इस कवक में आती है। मशरूम आपने देखा होगा, कभी कभी हम हमारा जो भोजन होता है उसे हम एक डिब्बे में पैक कर देते हैं, जब 3-4 दिन बाद में खोलते हैं तो साथियों उसमें फफूंदी जम जाती है। जो फफूंदी होती है भैया, वो फफूंदी भी भैया क्या है? वो कवक ही है, वो फंगस है। बात समझ में आ गई। शैवाल दोस्तों बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जब हम आगे पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से जानकारी देंगे शैवालों के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आपको ये जानकारी समझ में आई या नहीं आई, आप ये बताइए। अगर भैया आपको ये जानकारी समझ में आ गई है तो मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा दूं, बोलो करवा दूं। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर। भैया पहला और दूसरा अंतर हमने पढ़ लिया। अब साथियों में एग्जाम्पल की बात करते हैं कि भैया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जीवाणु में जो कोशिका पाई जाती है भैया वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और दोस्तों जो नीले हरे शैवाल है इनमें भी साथियों जो कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। नीले हरे शैवाल को साथियों साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है ये वाला। साथियों इनमें क्या होता है, ये हरितलवक पाया जाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा दोस्तों ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले सजीव कौन से थे, तो भैया आपको ध्यान रखना है ब्लू ग्रीन एल्गी पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले सजीव थे। ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरफ देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें दोस्तों तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब में जो सेल पाई जाती है, जो कोशिका पाई जाती है भैया वो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बात क्लियर है। जितने भी जंतु है जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जितने भी एनिमल्स हैं, मनुष्य, वो सभी दोस्तों इन जंतुओं में आते हैं और इनमें जो कोशिका पाई जाती है भैया वो पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कवक की बात करें, नाम सुना होगा मशरूम, फफूंदी जम जाती है ना जब हमको खाना 3-4 दिनों तक के डिब्बे में पैक रहता है, तो भैया वो जो फफूंदी होती है वो क्या है? कवक है। तो कवक की जो कोशिका होती है साथियों वो भी किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक कोशिका है। शैवाल की बात करें तो दोस्तों शैवाल के बारे में भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। दोस्तों जो शैवाल होता है इसमें जो कोशिका पाई जाती है वो भी भैया यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब मैं मिटा दूं इसको और अब हम आगे चलते हैं भैया।
और इसमें क्या क्या अंतर हो सकता है साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका और भैया यूकैरियोटिक कोशिका में, उनके बारे में बात करते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि भैया इसमें जो केंद्रक होता है वो भैया अविकसित होता है, इस प्रोकैरियोटिक में उसमें विकसित होता है। इसमें जो केंद्रक की झिल्ली होती है साथियों वो अनुपस्थित होती है, इसमें केंद्रक की झिल्ली उपस्थित होती है। इसके बाद में साथियों हमने एग्जाम्पल पढ़े जो अभी अभी मैंने आपको बताए थे। अब हम आगे चलते हैं भैया। दोस्तों अब हम और समझते हैं कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में और अंतर क्या क्या है। तो साथियों जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है। भैया ये क्या है? आपकी कोशिका है। ये क्या है? ये आपकी सेल है। और दोस्तों सेल में आपको पता है केंद्रक होता है, और ये जो केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक होता है साथियों, ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? साथियों इस केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल्स उपस्थित होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। अब ये आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो दोस्तों कोई ऐसा पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे कि हमारे पापा के कुछ लक्षण हमारे पास है और हमारे लक्षण साथियों हमारे बच्चों के पास जाएंगे। तो भैया जो जेनेटिक जो सूचनाएं हैं, जो आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, उन्हें साथियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ये आनुवांशिक पदार्थ करता है। ये आनुवांशिक पदार्थ, ये जेनेटिक मटेरियल उपस्थित कहाँ होता है? तो भैया ये उपस्थित होता है साथियों आपके केंद्रक में। कहाँ उपस्थित होता है? आपके केंद्रक में उपस्थित होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो भैया एग्जाम्पल है डीएनए। एग्जाम्पल क्या है? डीएनए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस तरफ देखिए साथियों, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है, तो पहली बात तो भैया जो डीएनए पाया जाएगा वो भैया इस केंद्रक के अंदर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है भैया वो अविकसित होता है। अगर दोस्तों पूर्ण रूप से बना ही नहीं होगा तो भैया मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, तो भैया इस कोशिका में जो केंद्रक होगा वो कुछ इस तरीके से इस कोशिका में घूमता रहता है, इस कोशिका में पड़ा रहता है। इस डीएनए को क्या बोला जाता है साथियों? तो भैया इसे बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है साथियों? न्यूक्लियोइड कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है साथियों जीनोफोर, या फिर इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे जीनोफोर कहा जाता है। मैंने आपसे ये कहा कि इसमें साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है ये भैया केंद्रक के बाहर कोशिका में उपस्थित होता है, और इसके डीएनए को कहा जाता है साथियों न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहा जाता है। दोस्तों इस डीएनए की जो संरचना होती है, इस डीएनए की जो संरचना होती है साथियों वो भैया एक कुंडलित होती है, एक कुंडलित होती है, और साथियों इसका जो आकार होता है वो भैया गोल होता है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपसे कहा कि भैया जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। ये भैया आनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे पापा की जो लक्षण है वो हमारे तक आए, और हमारे जो लक्षण है साथियों हमारे बच्चों तक जाएंगे, तो भी ये आनुवांशिक सूचनाएं हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हें ले जाने का कार्य कौन करता है? तो भैया ये आनुवांशिक पदार्थ करता है। इस आनुवांशिक पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो जैसे कि भैया डीएनए। बात आपको समझ में आ गया। लेकिन भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें जो डीएनए होता है ये भैया केंद्रक में नहीं होता, ये कोशिका में उपस्थित होता है। दोस्तों इसके डीएनए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है या फिर जीनोफोर कहा जाता है।
ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों इस डीएनए की जो संरचना होती है साथियों वो एक कुंडलित होती है और भैया इनका आकार गोल सा होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये कोई संरचना है इस प्रकार से। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस तरफ देखूं भैया, तो जो डीएनए होता है ये डीएनए साथियों केंद्रक में उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। ये डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। और साथियों जो इसकी संरचना पाई जाती है वो भैया कुछ इस प्रकार पाई जाती है। बात आपको समझ में आ गई। इसमें साथियों द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित संरचना होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों अगला अंतर यही है कि इसमें जो डीएनए पाया जाता है भैया वो केंद्रक में नहीं पाया जाता, और इसमें जो डीएनए पाया जाता है भैया वो केंद्रक में उपस्थित होगा। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, लेकिन इसमें जो पाया जाएगा उसकी संरचना साथियों कुछ इस प्रकार से होगी जो आपको दिखाई दे रही है। इसलिए साथियों इस डीएनए को कहा जाता है न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहा जाता है। इसकी संरचना एक कुंडलित होगी। बात आपको समझ में आ गई। और ये भैया गोल होगा। अगर ये अंतर आपको समझ में आ गया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अब हम इसके अगले अंतर की बात करते हैं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब देखिए अगला अंतर क्या है। अब अगला अंतर देखिए भैया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है इस डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि द्विकुंडलित होता है। साथियों इस डीएनए पर साथियों क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम है साथियों हिस्टोन। और ये हिस्टोन कार्य क्या करती है? भैया इस हिस्टोन का कार्य क्या है? तो भैया इस हिस्टोन का कार्य है डीएनए की पैकिंग करना, डीएनए की पैकिंग करना, यानी कि इस डीएनए को बांध कर रखना। ये भैया इस हिस्टोन प्रोटीन का काम है। देखिए साथियों जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है साथियों, ये भैया इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। लेकिन दोस्तों अगर इस तरफ देखा जाए तो भैया ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये भैया इस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। क्या आपको ये अंतर समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले आप ये बताओ। अगर आ गया है तो ये बताओ और नहीं आया है तो ये बताओ। एक बार और बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है, यानी कि दो कुंडली वाली संरचना होती है। साथियों इसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और साथियों इस प्रोटीन का कार्य होता है डीएनए की पैकिंग करना। किसकी पैकिंग करना मेरे दोस्त? डीएनए की पैकिंग करना, डीएनए को बांध कर रखना। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है साथियों, इसमें ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। और भैया ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें भैया ये हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों अब हम अगले अंतर की ओर चलते हैं। अब अगला अंतर देखिए भैया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। साथियों ये है आपकी कोशिका, ये क्या है? कोशिका है। दोस्तों इस कोशिका के सबसे जो बाहरी परत होती है, इस कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है साथियों, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। उसे क्या कहा जाता है साथियों? कोशिका भित्ति कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात,
प्रोकैरियोटिक कोशिका का मैंने उदाहरण क्या बताया था, एग्जाम्पल क्या बताया था साथियों? तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था बैक्टीरिया। साथियों ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी जो कोशिका भित्ति है, इसकी जो कोशिका भित्ति है वो साथियों किस किस से बनी होती है वो बताइए। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है ये साथियों किस किस से बनी होती है। तो देखिए इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है साथियों पेप्टिडो ग्लाइकोन से प्लस में एमिनो एसिड से और साथियों मुरेमिक एसिड से। ये मुरेमिक एसिड का नाम साथियों इंपॉर्टेंट है, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि भैया प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उस कोशिका का उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो साथियों पेप्टिडोग्लाइकोन, एमिनो एसिड और साथियों मुरेमिक एसिड से मिलकर के बनी होती है। ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस किस से मिलकर के बनी होती है। बात आपको समझ में आ गई। कोशिका भित्ति क्या है, किसी कोशिका का सबसे जो बाहरी आवरण होता है साथियों वो कोशिका भित्ति होती है। बात आपको समझ में आ गई। इस तरफ दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका के हमने कौन कौन से उदाहरण पढ़े थे, तो सबसे पहले पढ़ा था पादप। दोस्तों पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है साथियों वो किस किस की बनी होती है, वो बनी होती है साथियों सेल्यूलोज की, वह हेमीसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज वह हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। बात आपको समझ में आ गई। अब साथियों बात यह आती है कि भैया ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या है, तो भैया ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट भी कैसे, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे। मैंने आपसे ये कहा कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो साथियों सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा साथियों हमने बात की थी जंतुओं के बारे में। तो दोस्तों जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो मेरे भाई जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो होती ही नहीं है। यानी कि जंतुओं की जो सेल है, गाय भैंस घोड़े बकरी मनुष्य के ऊपर जो सेल पाई जाती है उस सेल के ऊपर भैया ये कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ध्यान रखना जंतुओं की कोशिका भित्ति नहीं होती। बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में हमने अगला उदाहरण क्या पढ़ा था, तो इसके बाद में हमने अगला उदाहरण पढ़ा था साथियों कवक। किसका, यूकेरियोटिक कोशिका। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है साथियों वो किसकी बनी होती है, वो भी भैया काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों, काइटिन की बनी होती है। फिर इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था शैवाल। तो दोस्तों शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, ये साथियों सेलुलोज, सेलुलोज दोस्तों सेलुलोज कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों, सेलुलोज में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो आपको ये बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है भैया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि यह आपकी कोशिका है और कोशिका के दोस्तों जो सबसे बाहरी परत होती है भैया वो क्या होती है, वो कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का हमने जो उदाहरण पढ़ा था साथियों वो बैक्टीरिया पढ़ा था। इस बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन, एमिनो एसिड और मुरेमिक एसिड इनकी बनी हुई होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बात आपके समझ में आ गई। यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनके हमने उदाहरण पढ़े थे पादप, जंतु, कवक और शैवाल। दोस्तों पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ये दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। जंतुओं में साथियों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं की जो कोशिका होती है, गाय भैंस घोड़ा बकरी मनुष्य, इनकी जो कोशिका होती है उस कोशिका के ऊपर साथियों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बात आपको समझ में आ गई।
कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक क्या है, जैसे कि मशरूम, फफूंदी, ये सब क्या है, कवक है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है साथियों वो सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों। तो एक अंतर ये हो गया। अब भैया आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए भैया, इसके अलावा और क्या क्या अंतर है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो साथियों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये क्या है, आपकी कोशिका है, ये क्या है, आपकी सेल है। इस सेल में साथियों बहुत सारे कोशिकांग अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतःपर्दवी जालिका हो गई। इस प्रकार के साथियों इसमें बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब बात ये आती है भैया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अगला अंतर ये है और आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होता है, लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित नहीं होता, लेकिन साथियों इस तरफ देखा जाए तो भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भैया माइटोकॉन्ड्रिया इस तरफ उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है क्या नहीं है साथियों, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है ये कोशिका के अंग है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं है, इसे ER कहा जाता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी भैया कोशिका के अंग है। बात आपको समझ में आ गई। तो भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अनुपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इस यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अगली बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका, इसे साथियों शॉर्ट फॉर्म में ER लिखा जाता है। तो भैया अंतःपर्दवी जालिका इसमें अनुपस्थित होती है, लेकिन दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में देखा जाए साथियों तो ये जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंतःपर्दवी जालिका उपस्थित होती है साथियों इस यूकैरियोटिक कोशिका में। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा बात करते हैं साथियों लाइसोसोम की। तो साथियों लाइसोसोम को कहा जाता है साथियों, इस लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा लाइसोसोम को साथियों कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो साथियों इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है और इसमें साथियों जो लाइसोसोम है ये भैया लाइसोसोम उपस्थित होता है। अब बात आती है गोल्जी इकाई की। गोल्जी इकाई की। तो साथियों इसमें जो गोल्जी इकाई होता है वो भैया अनुपस्थित होता है और साथियों इसमें जो गोल्जी इकाई होता है वो गोल्जी इकाई साथियों उपस्थित होता है। बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा बात करते हैं साथियों राइबोसोम की। यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, सार्वत्रिक कोशिकांग है भैया ये राइबोसोम, यानी कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है आपका ये राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है साथियों 70S। अब ये S क्या है, जब दोस्तों हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और एक होता है 80S। तो दोस्तों इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो ये 70S प्रकार का पाया जाता है, 80S प्रकार का नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो भैया इसमें जो राइबोसोम है इसमें भैया 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बात आपको समझ में आ गई। तो आप ये बताओ आपको ये अंतर समझ में आया या नहीं आया। इतने अच्छे से कौन बताएगा यार, इतने धीरे धीरे कौन बताएगा। मैंने कहा कि कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी,
लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी दोस्तों क्या है, कोशिका के अंग है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कोशिकांग है वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और दोस्तों कुछ कोशिकांग है वो भी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो यूकेरियोटिक कोशिका में सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, लेकिन दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसमें साथियों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी कायन नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, जो भी 17S प्रकार का। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 17S और एक 80S। तो इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है साथियों, वो 70S प्रकार का पाया जाता है। लेकिन इस तरफ देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है। लेकिन इसमें राइबोसोम जो पाया जाता है साथियों, वो 80S प्रकार का पाया जाता है। साथियों राइबोसोम यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, दोस्तों सार्वत्रिक कोशिकांग है राइबोसोम। सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है भैया आपका राइबोसोम। आपको ध्यान रखना, आरएएस में क्वेश्चन पूछा था कि सार्वत्रिक कोशिकांग कौन सा है, यानी सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, तो भैया कौन सा है, ये राइबोसोम है। मैं लिख देता हूं सार्वत्रिक कोशिकांग, सार्वत्रिक कोशिकांग यानी कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग, भैया आरएएस की एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको ये अंतर समझ में आ गया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आगे चलते हैं। भैया आगे अच्छे से समझ में, 2 बार रिवीजन करवा दिया, अब तो आ गया ही होगा। आगे चलते हैं भैया, मिटा दूं? अब देखिए भैया, लास्ट अंतर है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बीच। वो क्या अंतर है दोस्तों? अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों यह अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। आपने सुना होगा साथियों कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है या फिर शक्ति घर कहा जाता है। साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भैया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? इसमें जो ग्लूकोज होता है, हम कुछ भी खाते हैं दोस्तों, वो हमारे कोशिकाओं के पास सिर्फ ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। इस ग्लूकोज को साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, और साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी बनती है। इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है साथियों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, मैं लिख देता हूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही भैया हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, और साथियों ये ऊर्जा कहाँ पर स्टोर होती है? ये अंगुली नुमा जो संरचना है साथियों, इस अंगुली नुमा संरचनाओं में हमारी ऊर्जा स्टोर होती है, यानी कि हमारी एटीपी स्टोर होती है। तो ये कहानी तो होती है भैया आपकी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अभी मैंने आपको जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। इसमें भैया माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तो भैया इस प्रकार की कोशिकाओं में तो ऊर्जा बनती है, लेकिन ऊर्जा बनती कहां पर है, कहां पर स्टोर होती है? भाई यहां पर तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गई बन के, लेकिन यहां पर कहां पर स्टोर होती है भैया? तो देखिए, जो ये मान लीजिए ये क्या है, आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अच्छे से बनाता हूं, ये भैया आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है साथियों, सबसे बाहरी जो झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहरी जो परत होती है, उसे तो कहा जाता है कोशिका भित्ति। मैं लिख देता हूं, सबसे बाहरी जो परत होती है ये तो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे साथियों कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका
झिल्ली पाई जाती है। इस कोशिका झिल्ली में साथियों ये उभरी हुई संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। ये जो उभरी हुई संरचना होती है इसमें साथियों हमारी ऊर्जा एकत्रित होती है, यानी ऊर्जा इकट्ठी होती है भैया किसमें, ये उभरी हुई संरचनाओं में। और साथियों इसे कहा जाता है मीजोसोम। ये जो उभरी हुई संरचना होती है साथियों इसे कहा जाता है मीजोसोम। इस संरचना को क्या कहा जाता है, इस संरचना को साथियों मीजोसोम कहा जाता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। यहाँ पर साथियों आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर खत्म हो जाता है। बहुत सारे अंतर है, अगर आपने इन अंतरों को अच्छे से पढ़ लिया तो आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। देखिए एक बार और रिविजन करवाता हूँ दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये कोशिका का अंग है, यानी कि ये एक कोशिका अंग है। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिघर या ऊर्जाघर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया इस माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है क्या, हम दोस्तों कुछ भी खा ले हमारे शरीर में कोशिकाओं के पास में सिर्फ ग्लूकोज पहुंचता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। भैया यही प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है। बात आपको समझ में आई, और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, टेंशन मत कीजिए, बस सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए है। फिर देखिए दोस्तों ये जो एटीपी होती है, इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। हमारे शरीर में दोस्तों जो ऊर्जा बनती है वो सिर्फ एटीपी के रूप में बनती है, और ये स्टोर कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। ये प्रक्रिया दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट पिछली स्लाइड में बताया कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें साथियों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। तो भैया इसमें जो ऊर्जा है वो स्टोर कहाँ पर होती है, तो भैया सबसे बाहरी जो आवरण होता है कोशिका का वो होता है कोशिका भित्ति, और इसके अंदर की जस्ट जो परत होती है साथियों वो होती है कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली में कुछ साथियों इस प्रकार से उभरी हुई संरचना होती है जिसे कहा जाता है साथियों मीजोसोम। बात आपको समझ में आ गई। इस मीजोसोम में ही साथियों ऊर्जा एकत्रित होती है। तो भैया ये सभी अंतर आपको याद रखने हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।